इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ का दावा किया है और इस मुठभेड़ में उन्होंने एक माओवादी को मार गिराने का भी दावा किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले एक खबर सामने आई कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बीजापुर से और दंतेवाड़ा से संयुक्त टीम का एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें उन्होंने माओवादियों को घेर कर रखा है। धीरे धीरे यह जब समय बीतता गया तो फिर एक खबर निकल कर आई कि जवानों ने अब एक माओवादी को मारकर उसके हथियार को और उसके मारे गए माओवादी के शव को भी बरामद किया गया है। पूरा दिन जब हमने इंतजार किया कि इस पूरे मुठभेड़ में क्या कुछ अपडेट होगा, तब हम अपने दर्शकों को फाइनल आंकड़े के साथ ही पूरी जानकारी देंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव जी से हुई, तो उन्होंने बताया कि जो मारा गया माओवादी है उसकी डेड बॉडी और वहाँ से क्या हथियार बरामद किया गया है, ये सारी जानकारी और उनके शव को लेकर जवान अभी तक मुख्यालय नहीं पहुँचे हैं और जो जवान हैं अभी भी ऑपरेशन में डटे हुए हैं। साथ ही साथ बीजापुर एसपी ने यह भी जानकारी दी कि बीते दिनों जो एक मुठभेड़ हुई थी उसी आधार पर ये ऑपरेशन भी लंबा चलने वाला है, जिससे जवान अभी भी लंबे समय तक शायद इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उसी इलाके में तैनात रहेंगे और अलग अलग इलाकों में हो सकता है कि उनकी मुठभेड़ माओवादियों के साथ हो। संभवतः यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरह से सुधाकर और भास्कर जैसे माओवादी, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी का सदस्य सुधाकर रहे और साथ ही साथ भास्कर जो कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के भी बड़े माओवादी नेता रहे, उसी स्तर के किसी और भी बड़े माओवादी नेता के इस इलाके में फंसने की आशंका जवानों को है और यही वजह है कि ये ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा। आपको याद हो बीते समय जो एक मुठभेड़ जिस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, जिसमें एक रसोइया को भी मारने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे तथ्य भी पेश किए। वो ऑपरेशन भी 3 दिनों तक लगातार चला था, जिसमें सबसे पहले सुधाकर को मारा गया, दूसरे दिन भास्कर को और उसके बाद फिर तीसरे दिन 3 दिन की मुठभेड़ में कुल 7 माओवादियों को मारने का दावा जवानों ने किया था। हमें उम्मीद है कि कमोबेश उसी तरह का ऑपरेशन ये भी है, क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र यादव जी ने जो फ़ोन पे जानकारी दी कि ये पहला दिन है, अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट और पूरी जानकारी इस ऑपरेशन के समाप्त हो जाने के बाद ही दी जाएगी। ये प्राथमिक जानकारी है कि अभी एक माओवादी मारा गया है और हथियार बरामद किया गया है। कौन सा हथियार है अभी उस पर भी खुलासा करना ठीक नहीं है और मारे गए माओवादी की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, इसलिए उस पर भी पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि अब तक इस पर पुलिस का कोई बयान कैमरे के सामने भी नहीं आया, केवल पुलिस ने एक ये प्रेस नोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जारी किया है और बताया है कि इस ऑपरेशन में अभी एक माओवादी को मार गिराया गया। आपको बताएं कि अब लगातार जिस तरह से मुहिम और तेज की जा रही है, लगातार माओवादियों को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं अब माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता को लेकर पत्र भी आने बंद हो गए हैं। बीते दिनों 2 पत्र हमारे पास माओवादियों का आए, लेकिन वो तेलुगु में और तेलुगु भाषा में होने की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे ठीक तरीके से हिंदी में रूपांतरण करें, तब हम आपको उस पर भी जानकारी देंगे कि इस नए माओवादियों के पत्र में उन्होंने किस बात का जिक्र किया है। क्या उन्होंने शांति वार्ता को लेकर कोई बातचीत की है, क्या उन्होंने शांति या जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं उसको लेकर कोई बातचीत की है। और साथ ही साथ दूसरी ओर वहीं माओवादी भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने फिर से एक हत्या की, साथ ही साथ आईडी बम की चपेट में एक ग्रामीण भी आ गया। तो इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से बीच में लगातार माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किया जाता रहा, लेकिन बसवा राजू के मारे जाने के बाद माओवादियों ने भी अब अपना रुख फिर से बदल लिया है। अब लगता है कि वो भी शांति वार्ता को लेकर समझ गए हैं कि सरकार शांति वार्ता करने के मूड में तो कतई नहीं है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि अब वो हर पक्ष पे मजबूत है, हर उस इलाके में बड़ा ऑपरेशन कर सकती है जिस इलाके में कभी जवान पहुंच नहीं सकते थे, और पहुंचते थे तो निश्चित ही तौर पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन बस्तर और दंडकारण्य का अब ऐसा कोई भी इलाका नहीं शेष बचा है जिस इलाके में जवान जाएं और उन्हें नुकसान उठाना पड़े, बल्कि माओवादियों को जो इलाका लगता है कि वो सबसे ज़्यादा उनके लिए सेफ है या सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उस इलाके में भी जाकर उनके द्वारा सफल ऑपरेशन किया जा रहा है जवानों के द्वारा। तो ऐसे में शांति वार्ता को लेकर भी अब बातचीत बंद हो गई है पूरी तरीके से। सरकार जो सबसे शुरुआत में, जैसे कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोला करते थे कि अगर माओवादी सीधे आके बातचीत नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने भी
इस पर बयान देना बंद कर दिया है। वहीं बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना में यह बात स्पष्ट कर दी कि हथियार रख कर आएंगे तभी स्वागत है। अगर आप हथियार लेकर सोचेंगे कि शांति वार्ता की जाए तो अब शांति वार्ता जैसी कोई भी उम्मीद माओवादी सरकार से ना रखें। इस बात को भी केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था और उसके बाद से फिर से ये लड़ाई अपने अपने स्तर पर शुरू है। जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, माओवादी लगातार छोटी छोटी सही घटनाओं को करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। माओवादी अब उन्हीं लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो लोग उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने बीते दिनों पेदा कोरमा में देखा कि कैसे 3 लोगों की हत्या माओवादियों ने की। उसको लेकर माओवादियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया कि किस तरह से इन लोगों को पुलिस ने और दिनेश मुड़ियाम जिसने सरेंडर किया है उन लोगों ने अपने साथ जोड़कर पुलिस का मुखबिर बनाने की कोशिश की थी, पैसे भी दिए थे और यही वजह उनकी हत्या की बनी। तो दोनों तरफ से युद्ध जारी है और देखना होगा कि 31 मार्च तक ये स्थिति कहाँ तक पहुँच पाती है। लेकिन आज इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बड़ा ऑपरेशन फिर से लॉन्च किया गया है जिसका आज पहला दिन था, जिसमें एक माओवादी के मारे जाने की जानकारी है। कितनी बड़ी सफलता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगा प्राथमिक तौर पर जो पूरे दिन में जो जानकारी मुझे मिली आपको दूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आया शेयर कीजिए, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।